हेलो एवरीवन। हमने पिछले क्लास में फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट देखे थे, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रिक्शनल फोर्स देखा था। ठीक है, आज हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमती है, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, यानी जब सर्कुलर मोशन जब होता है, तब ये फोर्स पिक्चर में आता है। तब उस बॉडी पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमता है, ठीक है, तब वहां पे उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ ये फोर्स लगता है। यानी एक कोई बॉडी है जो कि सर्कल में घूम रहा है। जैसे आप एक झूला होता है, ठीक है, गोल वाला झूला होता है बड़ा सा, जिसमें गोल गोल। जब आप उस झूले में घूमते हैं तो आप पे एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, यानी अगर दूसरी भाषा में इसे कहें तो सर्कल में घूमने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो होती है mv² बाई आर। ठीक है, जहां m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। m क्या है? इस बॉडी का मास। v क्या है? वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के साथ वो सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, और r क्या है? r है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है उसका रेडियस r हुआ। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv² बाई आर। तो when a body moves in a circle, ठीक है, then it experience a centripetal force towards the center। केंद्र की तरफ वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उसी के कारण वो कंटिन्यूअसली सर्कल में घूमता रहेगा। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा दिया है तो उसका जो सर्कुलर मोशन रुक जाएगा। ठीक है, यानी सर्कल वो कंटिन्यूअसली क्यों घूम रहा है? क्योंकि वहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, जो उसके सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। हाँ, वो पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल होता है पाथ। फिर भी हम बोल सकते हैं कि वो जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। जब कोई भी प्लैनेट कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी को रिवॉल्यूशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना जरूरी है, तभी वो सर्कल में कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है। अगर वो फोर्स नहीं होगा तो उसका जो सर्कुलर मोशन है वो रुक जाएगा। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, सन के चारों तरफ घूम रही है। इसका मतलब कि एक कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो केंद्र की तरफ लग रहा होगा। तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ।
यानी सन क्या कर रहा है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यानी वहां पे क्या होगा, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सोलर सिस्टम में जो अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और अर्थ कंटिन्यूअसली उस सर्कल में घूम पा रही है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और भी इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स के और भी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए आप क्या करें, एक स्ट्रिंग में, एक धागे में किसी स्टोन को बांध लें। ठीक है, किसी स्ट्रिंग किसी धागे में आप एक स्टोन को बांध लें और उसको चारों तरफ घुमाएं, तो वहां पे जो स्टोन होगा वो कैसा मोशन करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो वहां पे सर्कुलर मोशन करने के लिए स्टोन जो वहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी वहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा ताकि वो सर्कल में कंटिन्यूअसली घूमता रहे। वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स क्या होता है, जब हम किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, तो जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उसको कहते हैं टेंशन फोर्स। जैसे हम एक स्ट्रिंग में पत्थर को बांध दिए, ठीक है, और इसको चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो जब ये स्ट्रिंग में हमने बांधा इसको पत्थर को, तो ये हमने क्या किया, स्ट्रिंग को खींचा, स्ट्रिंग में हमने पत्थर बांधा, इसका मतलब हमने स्ट्रिंग को खींचा, उसमें एक मास वाले ऑब्जेक्ट को लटका दिया, यानी हम क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं। तो स्ट्रिंग क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अपना शेप मेंटेन करने के लिए वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जिसे बोलेंगे टेंशन फोर्स। जैसे हमने स्ट्रिंग में क्या किया, एक भारी ऑब्जेक्ट को बांध दिया, अब वो भारी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रिंग को खींचेगा, तो उसके विपरीत दिशा में जो फोर्स लगेगी ताकि वो स्ट्रिंग अपना शेप, जो उसका ओरिजिनल शेप था, उसको मेंटेन कर सके, उसी फोर्स को कहेंगे टेंशन फोर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम किसी चीज को खींचते हैं तो वो वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में अपने शेप को मेंटेन करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उसी को कहते हैं टेंशन फोर्स। तो यहां हमने एक भारी स्टोन को बांध दिया, तो इसका मतलब स्ट्रिंग को हम खींच रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलेंगे टेंशन फोर्स। ठीक है, तो ये टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, अब क्या कर रहे हैं, इस स्टोन को चारों तरफ घुमा रहे हैं, सर्कल में इस स्टोन को घुमा रहे हैं, तो ये जो टेंशन का फोर्स है किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। टेंशन का फोर्स जो है सेंटर की तरफ लग रहा है, और यही टेंशनल फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्किल में घूमने के लिए। मैंने क्या बताया, अगर कोई सर्किल में कंटिन्यूअसली घूम रहा है, यानी वहां पे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है, चाहे वो किसी सोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, सेंटर की तरफ जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है, वो किसके द्वारा, टेंशनल फोर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो टेंशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्किल में घूमने के लिए। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो होगा टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक फोर्स होना चाहिए, सेंटर की तरफ, सेंटर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे डेफिनेशन रूप में पूछ सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। और जो सोलर सिस्टम में जहां पे प्लैनेट्स घूम रहा था सन के चारों तरफ, वहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे टेंशन ऑफ जो टेंशनल फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग है वही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। देखिए आपने पढ़ा
होगा कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स में स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो सेंटर में प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे कौन प्रोवाइड करेगा, जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो किधर लगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, तो ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। समझ में आया। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने, काफी बचपन में, भले ही भूल गए होंगे आप। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है सर्कल में। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज को माइनस से दिखाते हैं, ठीक है, निगेटिवली चार्ज को माइनस से दिखाते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज को प्लस से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, और न्यूक्लियस में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स लगाएगा न्यूक्लियस की तरफ, ये फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो न्यूक्लियस की तरफ लगेगा, और यही फोर्स मैंने बताया है कि सर्किल में घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ जो होना चाहिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो यही फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा सर्किल में घूमने के लिए, और इस फोर्स को कहा जाता है, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हैं, और इस केस में, एटम के केस में, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। देखिए, जो भी सिविल सर्विसेज है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें जो साइंस पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक साइंस पूछा जाता है, बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए आपको। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के। इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के बीच में होता है जिनके पास अपना अपना मास हो, यानी वैसे दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिनका कुछ ना कुछ मास हो। यानी दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं जिनका कुछ मास है,
उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे मैं हूं यहाँ पे और ये दीवार है, दीवार का भी मास है, मेरा भी मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो इतना कमजोर है, ये फोर्स इतना कमजोर है कि ये इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ना दीवार मुझे खींच पा रहा है, ना मैं दीवार को खींच पा रहा हूं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चीजों के बीच में लगता है। दो जो भी चीज है जिनके पास अपना मास होता है, उन दोनों चीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, भले ही उसका इफेक्ट हमें नहीं दिखे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? बहुत ही वीक फोर्स है, यानी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा तभी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दिखेगा। जैसे सन और अर्थ के बीच में, तो सन का मास भी बहुत ज्यादा है, अर्थ का भी मास बहुत ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है, ठीक है। या पृथ्वी बहुत ज्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें खींच रही है, ठीक है। लेकिन जो दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, अगर हम हैं या कोई और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुर्सी रखा हुआ है, हम दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है क्योंकि वो वीक है, कमजोर है, ठीक है। जब बहुत बड़ा मास होगा, पृथ्वी के जैसा जितना मास होगा, तभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस होगा या दिखेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा प्रेजेंट होता है। कोई भी वस्तु हो, कितना भी छोटा से छोटा वस्तु हो, अगर उसका कुछ मास है तो उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब जैसे कि पृथ्वी हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो पृथ्वी बहुत बड़ा मास है, ठीक है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस हो रहा है। लेकिन हम भी पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा मास काफी कम है, इसलिए हमारा जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पे जो हम लगा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, वो महसूस नहीं होता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हमारा मास कम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, वो तभी सिग्निफिकेंट होता है, वो तभी महसूस होता है जब बहुत बड़ा बॉडी हो, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर हो, उतना मास हो उसके पास, तभी वो ग्रेविटेशनल फोर्स सामने आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देख रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उन सभी वस्तुओं के बीच में लगेगा जिनके पास अपना मास हो, ठीक है। कोई भी दो वस्तु जिनका मास होता है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन वो दिखता नहीं है, ठीक है। कब दिखेगा? जब वो मास काफी ज्यादा होगा। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस होता है, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन हम पृथ्वी को नहीं खींच पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके प्रति वो कम है, ठीक है। तो देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। दूसरा ऑब्जेक्ट का मास है m2, ठीक है। तो m1 के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा, खींचा जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो अपनी ओर आकर्षित हो, आकर्षण बल। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब हुआ आकर्षण बल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। ये फोर्स क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये हमेशा दो बॉडी जिनका मास होता है उनके बीच लगता है। अब दो बॉडी है यहाँ पे, जिस एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। तो m1 m2 को खींचेगा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स 1 बाई ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1, यानी m1 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है किस पे? m2 पे। उसी तरह m1 पे फोर्स लगाएगा, उसी तरह m2 भी m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और उसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m2। ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m2, ठीक है। और ये कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है। यानी m1 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है m2 पे, यानी m1 क्या कर रहा है? m2 को खींच रहा है अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है, और इसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1 ऑन m2। दूसरा होगा m2 भी m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, m2 भी m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उसका नाम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m2, ठीक है। और ये भी m2 ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के क्या करेगा? m1 को खींचना चाहेगा, यानी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अब कौन आकर्षित होगा, कौन खिंचाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? उनके मास पे।
जो ज्यादा बॉडी होगा, जो बड़ा बॉडी होगा, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, वो दूसरे मास को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। लेकिन जिसका कम मास है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग का कम मास है, तो हम लोग पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि हमारा मास कम है। तो देखिए यहां पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1 क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1, यानी m1 जो m2 पे लगा रहा है वो होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। r क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। r क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1 क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाई m1 ऑन m2, यानी m1 के द्वारा m2 पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, m1 के द्वारा m2 पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल, m1 के द्वारा m2 पर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो कि एक आकर्षण बल होता है, वो कितना होगा, m1 m2 इंटू बाई r स्क्वायर। m1 मास m1 का है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, बाई r स्क्वायर। r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। r क्या है, दूरी। हाँ, दूरी किसके किसके बीच में, m1 और m2 के बीच में। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m1 ऑन m2, यानी m1 के द्वारा m2 पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगाया जा रहा है उसका वैल्यू क्या है, m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बाय m2 ऑन m1, यानी अब क्या देख रहे हैं, m2 के द्वारा m1 पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका भी वैल्यू इतना ही होगा, m1 m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, उसकी भी वैल्यू इतनी ही होगी। लेकिन अब देखिए दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, लेकिन चूंकि m1 का मास ज्यादा है तो ये इसके तरफ आकर्षित नहीं होगा, फोर्स उतना ही लगा रहा है दोनों एक दूसरे पे। जितना पृथ्वी हम पे फोर्स लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ही फोर्स हम पृथ्वी पे भी लगा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का मास ज्यादा है इसलिए हम पृथ्वी को नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन हमारा मास कम है इसलिए पृथ्वी हमको खींच पा रही है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पे हैं, नहीं तो हम स्पेस में उड़ने लगते। तो हम भी पृथ्वी पे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं जितना पृथ्वी हम पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि हम भी उतना ही फोर्स से खींच रहे हैं पृथ्वी को, पृथ्वी हमको उतना ही फोर्स से खींच रही है, लेकिन हमारा मास कम है तो हम खिंचा जा रहे हैं। जैसे आपने रस्सी देखा है, रस्सी वाला खेल, रस्सी का एक खेल होता है, 4 लोग इधर रस्सी को खींचते हैं, 4 लोग उधर रस्सी को खींचते हैं, और जिधर ज्यादा मास हो गया, ज्यादा व्यक्ति हो गए, वो खिंचा जाता है। यहां भी वही हो रहा है, हम पृथ्वी को खींच रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल से, सेम फोर्स से, और पृथ्वी भी हमको उसी उतना ही फोर्स से खींच रही है, लेकिन हमारा मास कम है, हम पतले दुबले हैं, मास हमारा कम है, तो हम पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो गए, खिंचा गए, और इसलिए हम पृथ्वी के सतह पे हैं, नहीं तो हम स्पेस में उड़ने लगते। लेकिन हम पृथ्वी को जो खींच रहे हैं अपनी तरफ वो नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, तो उतना ही बल लगा के उस मास को हम अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे हैं। तो यही होता है अंतर। अब देखिए वहां सोलर सिस्टम में अब इसका क्या यूज है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन है, सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, तो यहां पे सवाल उठता है कि प्लैनेट के चारों तरफ सन क्यों नहीं घूमता है, सन के चारों तरफ ही क्यों घूमता है प्लैनेट। ठीक है, क्योंकि सन का मास ज्यादा है पृथ्वी से, सन का जो मास है वो पृथ्वी से ज्यादा है, तो सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा, पृथ्वी सन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता है। दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, सन भी पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, पृथ्वी भी सन पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। लेकिन चूंकि सन का मास ज्यादा है तो पृथ्वी सन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींच पा रहा है, सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींच पा रहा है, और चूंकि पृथ्वी सर्कुलर मोशन में है इसीलिए वो वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
केंद्राभिमुख जो बल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सन जो खींच रहा है पृथ्वी को अपनी तरफ, सेंटर की तरफ जो लगा रहा है, सन क्या है, सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींच पा रहा है, और यही बल क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही केंद्राभिमुख बल है, और इसी बल के कारण पृथ्वी चारों तरफ घूम रही है। इसीलिए पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, ना कि सन पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। समझ में आया? क्योंकि सन अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी को खींच सकता है, सन का मास बहुत ज्यादा है पृथ्वी से, पृथ्वी नहीं खींच सकती है सन को, इसीलिए यही कारण है कि पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे, देखिए यहां पे मैंने जो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसे निकालते हैं, दो वस्तुओं के बीच में m1 है और m2 है, इन दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो होगा m1 m2 बाई r स्क्वायर। मतलब ये भी इस पे इतना फोर्स लगाएगा, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतना फोर्स है, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा उतना फोर्स है, लेकिन बीच में एक g आता है, एक कांस्टेंट आता है g, ठीक है, बीच में एक कांस्टेंट लिखते हैं g, इसको कहा है, इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, उसमें लिखा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नियतांक है, ठीक है, जिसे सार्वत्रिक, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसे हिंदी में बोला जाता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब यूनिवर्सल, ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, नियतांक, यानी जी को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है जी क्या है, और इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होता है फिजिक्स में तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो फिक्स होता है, इसलिए उसका नाम है कांस्टेंट, वो वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, तो जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, और वो वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। हाँ हाँ, अच्छा अभी तक नहीं हुए थे, अच्छा कर लिए एडमिट, समझ में आ रहा है ये जी क्या है, एक इनवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चूंकि ये कांस्टेंट है इसीलिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है, कितनी होगी ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जी की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन दे देगा 4, और इसको इसके साथ याद रखना है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मीटर मीटर लेंथ का और केजी मास का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है, ओके। समझ में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, हमेशा दो वस्तुओं के बीच में जिसका अपना भार हो, अपना मास हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इसको आकर्षित करेगा, और ये भी इसको आकर्षित करेगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, लेकिन जिसका भार ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जिसका भार कम होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा, यही कंसेप्ट है। जैसे हम और पृथ्वी है,
पृथ्वी भी हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, हम भी पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, समान और विपरीत दिशा में। लेकिन पृथ्वी हमको अट्रैक्ट कर पा रही है, हमको खींच पा रही है, आकर्षण कर पा रही है, क्योंकि हमारा मास कम है, उसका मास ज्यादा है। हम पृथ्वी को नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का मास हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पे वो बल लगा रहे हैं लेकिन वो खींचा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल्स है। अब यहां पे एक और चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए उसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी, स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, गुरुत्व, हाँ, गुरुत्व जनित, गुरुत्व जनित त्वरण, यस राइट। देखिए यहाँ मीनिंग समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व जनित त्वरण, यानी वैसा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेग में जो हो रहा है, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का हिंदी त्वरण क्या होता है, जो वेलोसिटी हमारा चेंज होता है समय के साथ, रेट ऑफ चेंज को हम, ठीक है। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी वेलोसिटी जो समय के साथ चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो कभी आपकी वेलोसिटी कम होती है, कभी उसको आप एक्सेलरेट करके वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, तो वो जो चेंज हुआ, वेलोसिटी में जो चेंज आया, वेग में जो परिवर्तन आया समय के साथ, उसी के रेट को हम त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और सिंपल भाषा में बोलते हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब उसमें उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहां पे देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन हो रहा है जो ग्रेविटी के कारण, और मैंने बताया था आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो किसी फोर्स के कारण होगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, फोर्स बाई मास, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, फोर्स बाई मास, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसी ना किसी फोर्स के कारण हो रहा है, किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, उसके वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वेग में, वो किसी ना किसी फोर्स के कारण हो रहा है। तो एक्सेलरेशन हमेशा किसी ना किसी फोर्स के कारण होगा, कोई बल लगेगा उसी के कारण एक्सेलरेशन होगा। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यहां पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन कोई ना कोई फोर्स के कारण होगा, किसी ना किसी फोर्स के कारण वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहां जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो हो रहा है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यहां यानी यहां जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, और उसको हम जी से डिनोट करते हैं। हिंदी में देखिए, गुरुत्व जनित, जनित मतलब पैदा लेना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैदा ले रहा है वो त्वरण, ठीक है। तो यहां किस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यानी यहां जो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बाई मास, तो यहां जो फोर्स लेंगे जी वाले केस में, यानी जी बराबर फोर्स क्या लेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लेंगे बटा मास। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जब आप छत पर से कूदेंगे, ठीक है, तो छत पे से जब कूदेंगे तो धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी, वेग आपका नीचे आते आते बढ़ता जाएगा, ठीक है। शुरुआत में कूदे तो थोड़ा हल्का स्पीड रहेगा, जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे आपका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा।
वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, यानी आप वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है, वहां पे त्वरण हो रहा है, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। ठीक है, और यही कारण है कि नीचे गिरने पे बहुत ज्यादा चोट लगता है, क्योंकि जब नीचे, जैसे ही नीचे तक पहुंचते हैं वैसे ही वेलोसिटी काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही नीचे टकराते हैं तो वहां पे चोट काफी ज्यादा लगता है। यानी ऊपर से जब हम गिरना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, और नीचे नीचे आते आते एकदम से वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है, यानी वहां पे वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में ऊपर से नीचे आने पे। ठीक है, तो वो बदलाव किसी ना किसी फोर्स के कारण हो रहा होगा। वो वेलोसिटी में बदलाव का मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स के कारण होगा। तो जब हम ऊपर से गिरते हैं, फ्री फॉल होता है हमारा, ऊपर से नीचे गिरते हैं या कोई वस्तु गिराते हैं, तो वहां पे फ्री फॉल हो रहा है और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है जिसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है, कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है जिसके कारण हमें काफी चोट आता है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी तो बताया मैंने, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, समय के साथ जो वेलोसिटी में बदलाव आया यानी उस केस में एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है। और मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन होगा वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से होगा। तो इस जो फ्री फॉल होता है, यानी ऊपर से जो नीचे गिर रहा है, उस केस में फोर्स कौन सा है? सिर्फ एक ही फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही हम ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे तो हम ऊपर ही लटके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में जाने के बाद, स्पेस में जाने का मतलब भारत के मतलब इंडिया के गुरुत्वाकर्षण बल से, सॉरी, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाना। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल से हम बाहर निकल गए, स्पेस में चले गए, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो वहां पे तैरते रहते हैं स्पेस में। ठीक है, लेकिन हम लोग सरफेस पे क्यों हैं? हम लोग अगर ऊपर से छलांग लगाएं तो नीचे सीधे सरफेस पे आएंगे, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यानी गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण। तो जब भी फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल का मतलब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, कोई फोर्स है नहीं, तब वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, यानी गुरुत्व जनित त्वरण आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, और वो फोर्स कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ये हमें इसका बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे न्यूटन बैठे हुए थे, न्यूटन बैठे हुए, उन्होंने देखा सेब टूटकर नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवरी किया कि नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उस सेब पे। सेब भी लगा रहा है अर्थ पे, लेकिन अर्थ का ज्यादा मास है तो सेब अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, अर्थ सेब को अपनी तरफ खींच पा रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, इसका हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये जी की वैल्यू फिक्स होगी, मीटर स्क्वायर, यस, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का हाँ, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन फिक्स है 9.8, वेलोसिटी बढ़ रहा है। मैंने क्या बताया, फोर्स बाय मास, यहाँ पे फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो हमेशा फिक्स रहेगा जी, वो फिक्स रहेगा 9.8। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। यानी एक्सेलरेशन फिक्स है लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, तभी उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया आपको? हाँ हाँ, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम? 2:15, स्टिल वी हैव 15 minutes। ओके,
तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्व जनित त्वरण। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जी की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जी की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, यानी अर्थ के सरफेस पे 9.8 ही रहेगा। अर्थ के सरफेस पे 9.8 रहेगा, चाहे वो अमेरिका चले जाए, चाहे इंडोनेशिया चले जाए, चाहे भारत में रहे। जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की वैल्यू है, वो हमेशा 9.8 रहेगी। लेकिन अगर सरफेस से नीचे जाएंगे, यानी खोद के गड्ढा खोद के अगर सरफेस से नीचे जाएंगे, तो जी की वैल्यू चेंज होगी। सरफेस पे एक जैसा रहेगी, अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी के सतह पे एक समान रहेगी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडोनेशिया में हो, वो 9.8 ही रहेगा सरफेस पे। लेकिन अगर सरफेस से नीचे जाएंगे, यानी कोई गड्ढा खोद के नीचे जा रहा है, जैसे कि कोल माइंस में गड्ढा खोल के सब नीचे जाते हैं, तो वहां पे जी की वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, या फिर आप सतह से ऊपर जाएं, यानी आसमान में उड़ने आसमान में जाएं, तो वहां भी जी की वैल्यू वेरी करेगी, यानी सरफेस पे एक समान रहेगी। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे एक समान रहेगी 9.8, लेकिन सतह से नीचे या सतह से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू वेरी करेगी। तो हम यही पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। वेरिएशन ऑफ जी। पानी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है? वहां पे एक दूसरा फोर्स लगता है, पढ़ाऊंगा मैं वहां पे एक फोर्स ऑफ बायोन्सी लगता है ऊपर की तरफ, उत्प्लावन बल बोलते हैं उसको, उसके कारण हम तैर पाते हैं, उसके कारण हम डूबते नहीं है उस तरह से। देखिए, पानी में जब हम जाते हैं, जब हम वाटर में रहते हैं, तो हम पे दो फोर्स काम कर रहा है। एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें नीचे की तरफ डुबाने का कोशिश कर रहा है, और दूसरा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि वाटर में, मतलब कोई भी लिक्विड चीज में लगता है, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ बायोएंसी। फोर्स ऑफ बायोएंसी, यानी हिंदी में उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो ऊपर की तरफ लगता है, वो हमें नीचे डूबने से बचाता है। तो अगर ये उत्प्लावन बल बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो हम नहीं डूबेंगे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा उत्प्लावन बल से, तो हम डूब जाएंगे। और ये ग्रेविटेशन जो उत्प्लावन बल है, वो डिपेंड करता है हम कितना वाटर हटा रहे हैं। इसलिए जब हम तैरते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर को हटाते हैं। जितना वाटर हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उतना उत्प्लावन बल ऊपर, जितना तेजी से हम वाटर को हटाएंगे, जितना वॉल्यूम हम वाटर को हटाएंगे, उतना। इसलिए शिप को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को हटा दे, वाटर को रिप्लेस कर दे, ताकि उस पर उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर की तरफ लगे और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सके। ये सब हम पढ़ेंगे आगे, शिप कैसे इतना बड़ा बड़ा शिप को ऐसा बनाया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को हटा दे, रिप्लेस कर दे वाटर को। और रिप्लेस करेगा तो जितना वाटर रिप्लेस करेगा समुद्र में, उतना ज्यादा उत्प्लावन बल उसको ऊपर में लगेगा और वो चल पाएगा। दूसरी चीज जिसपे उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ बायोन्सी डिपेंड करता है, वो है उसका सॉल्टी नेचर। जितना सॉल्टी होगा, उतना फोर्स ऑफ बायोन्सी होगा, उतना आसान होगा तैरना। इसलिए बोला जाता है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। तो जितना सॉल्टी होगा, जितना खारा होगा, उतना ज्यादा उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो वहां ज्यादा आसान होता है समुद्र में तैरना। समुद्र में जल्दी कोई नहीं डूबता है, नदी में डूब जाता है। उसी तरह एक डेड सी है, डेड सी। डेड सी में क्या है, इतना ज्यादा सॉल्ट है, इतना ज्यादा नमकीन है वो खारा, कि उसमें कोई डूब ही नहीं पाता है। उस समुद्र में कोई नहीं डूब सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी उसका खारा है। तो जितना ज्यादा खारा होगा, सॉल्टी होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ बायोन्सी होगा। वो हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ बायोन्सी बाद में। ठीक है, तो ये वाटर का अलग है। तो मैंने क्या बताया कि जो वेरिएशन ऑफ जी है, जी की वैल्यू जो 9.8 है, वो सिर्फ सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन जब सरफेस के नीचे जाएंगे या सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो जी की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, सरफेस पे 9.8 रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्व जनित त्वरण, वो सरफेस पे 9.8 रहेगा। सरफेस के अगर नीचे जाएंगे तब भी वो वेरी करेगा, सरफेस के ऊपर जाएंगे तब भी वेरी। कैसे वेरी करेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए,
वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगी, चाहे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे। वैल्यू जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर। यानी सरफेस पे कितना है 9.8, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, या फिर जैसे ही हम सरफेस से ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज करना, घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें, ये हमेशा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जी की वैल्यू ऊपर जाने पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, नीचे भी जाने पे डिक्रीज होगी। सरफेस पे 9.8 रहेगी, यानी ऊपर भी 9.8 से कम हो जाएगी और नीचे भी 9.8 से कम हो जाएगी। और दूसरा इसका वेरिएशन होता है इक्वेटर से पोल की तरफ। जैसे देखिए, ये इसको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। ठीक है, और जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को, ठीक है, इसको विषुवत 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है, अक्षांश, लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है अक्षांश। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं ग्लोब पे, जो पैरेलल लाइंस आप देखते हैं उनको बोला जाता है अक्षांश, यानी लैटिट्यूड। ठीक है, क्या बोला जाता है, लैटिट्यूड्स। और 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को, 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। ठीक है, और ये होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। फिर उसी तरह 66.5 डिग्री, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। और यहां पे 90 डिग्री पे पोल होता है, पोल, यहां भी 90 डिग्री पे पोल होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलेंगे साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो जी की वैल्यू यहां भी वेरी करती है। यानी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं, इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जी, हाँ, इक्वेटर से अगर पोल की तरफ हम अगर जाते हैं